नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का सोशल वर्क का टॉपिक चल रहा था और आज हम लोग नया लेक्चर देखेंगे। नया टॉपिक है आपका सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में, 2 से 3 पार्ट या 4 लेक्चर में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जैसे जो सोशल वर्क का ग्रुप है तो उसका व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9140085178 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन को देखेंगे। देखिए, सामाजिक क्रिया आखिर क्या होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी समस्या है उसके लिए अब कौन कौन से कार्यों को किया जाएगा। जैसे एक विद्वान है, ठीक है, विचारक हैं राजा राम शास्त्री, तो उनके अनुसार, इनकी परिभाषा के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या होती है। जब किसी समुदाय में या समाज में व्यापक परिवर्तन के लिए, भाई सीधी सी बात है, अगर घरेलू हिंसा हो रही है, लिंग भेदभाव हो रहा है, या महिला सशक्तिकरण के लिए कोई व्यापक परिवर्तन लाना है, ठीक है, तो उसके लिए जब प्रयास किए जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन बोलते हैं। और इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा भी होती है, जिससे आप लोगों को क्या करना होता है कि प्रश्न जब आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर एक भारतीय विचारक को दे सकते हैं और एक विदेशी विचारक को दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे विचारक कौन से हैं, मैरी रिचमंड है। मैरी रिचमंड के अनुसार क्या कहा जाता है सामाजिक क्रिया को, कि सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें प्रचार प्रसार सामाजिक विधानों के माध्यम से जन समुदाय, जो भी लोग हैं, समुदाय है, तो उनका कल्याण करना क्या कहलाता है, सामाजिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, प्रचार प्रसार के माध्यम से भाई कहीं ना कहीं चीज़ों को आप बताते हैं कि ये सेवाएं या जो भी सामाजिक विधान है, कानूनों के माध्यम से जो सेवाएं जन समुदाय को दी जाती हैं, उनका कल्याण किया जाता है, उसको सामाजिक क्रिया कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लिंग व्यवस्था से संबंधित, महिला सशक्तिकरण, बच्चों एवं वृद्धों की समस्याएं। अभी एग्जाम्पल के रूप में आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैंने लिख भी दिए हैं। ठीक है, गरीब तबके लोगों की समस्याएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों का सामूहिक कल्याण करना, ठीक है, सामाजिक क्रिया के द्वारा। अब देखिए, दूसरे एक विचारक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्रीडलैंडर। तो फ्रीडलैंडर के अनुसार समाज कार्य दर्शन, जैसे देखिए सोशल वर्क फिलॉसफी के अनुसार, सोशल वर्क फिलॉसफी के अनुसार अभ्यासों की संरचना पर आधारित है। भाई सीधी सी बात है, आपने सारी चीज़ें, अवधारणा, सिद्धांत, सारी चीज़ें पढ़ ली आपने, अब उस चीज़ की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है कार्य के माध्यम से। ठीक है, समाज कार्य के दर्शन और उसके अभ्यासों की संरचना पर आधारित है सामाजिक क्रिया। ठीक है, वैयक्तिक सामूहिक प्रयास, भाई सीधी सी बात है, ये व्यक्तिगत प्रयास भी हो सकता है और समूह या समुदाय के आधार पर भी हो सकता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य एकमात्र ही होता है सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना। सामाजिक नीतियों में जो भी सामाजिक नीतियाँ लोगों की भलाई के लिए चलाई जा रही हैं उनमें परिवर्तन लाना। सामाजिक विधान यानी जो कानून समाज में भलाई के लिए, जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा है, तो घरेलू हिंसा से संबंधित कानून जो बनाया गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है, तो वो चीज़ें और स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं के माध्यम से, भाई हमारे यहाँ सेवाएं, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, जो हॉस्पिटल्स हैं और योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तो उससे क्या है, लोगों का कल्याण किया जाता है। तो यह फ्रीडलैंडर की परिभाषा के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या होती है, उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन के आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं, कि इसके तत्व
एलिमेंट कौन कौन से होते हैं कि जैसे समूह या समुदाय की सक्रियता। भाई सीधी सी बात है, जो समाज जहाँ पर यह सामाजिक समस्या है, ठीक है, समूह के लोगों की जो समस्या है, जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा ही है, ठीक है, या जो वृद्ध लोग हैं समाज में उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके अंदर भी एक सक्रियता होनी चाहिए। उस समस्या से निपटने के लिए उनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो समुदाय की सक्रियता को नियोजित एवं संगठित करना, तो ये पहला पॉइंट सबसे आधारभूत तत्व माना जाता है। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक नेतृत्व। अब लोकतांत्रिक नेतृत्व का क्या अर्थ होता है कि नेता का चयन समाज की सहमति से। भाई सीधी सी बात है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव व्यवस्था होती है, तो समाज में नेता लोग क्या करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं ना। अब व्यवहारिक रूप में अब वो अलग बात है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य नेता को चुनने का होता है तो भाई सभी की सहमति से होता है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर समाज में कोई समस्या व्याप्त है, उससे लड़ने के लिए एक सभी की सहमति से एक नेता चुनना पड़ता है, जिसकी मतलब जिसके कारण सामाजिक समस्याओं का निदान हो सके उसकी कार्यों की वजह से, ठीक है। तो नेता का चयन क्या है, समाज की सहमति के आधार पर ही होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा एक सोशल एक्शन के जो एलिमेंट है, तो उसमें दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है, जनतांत्रिक कार्यप्रणाली। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो ढंग अपनाया जाए वह लोकतांत्रिक हो। कहने का मतलब है सबकी सहभागिता हो, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन हो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें अच्छे से। समाज कार्य, दर्शन, व्यवहार, लोकतांत्रिक आदर्श, ये सारी चीज़ें उसमें समावेश होना चाहिए। जो आप कार्य सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु जो कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, समाज में कोई भी समस्या हो सकती है, ठीक है। अगला क्या है, चौथा पॉइंट, साधनों की व्यवस्था करना। तो अब देखिए, जब सोशल एक्शन के जो सोशल एक्शन है उसके एलिमेंट को देखते हैं, तो साधनों की व्यवस्था न करना, कहने का मतलब ये है कि समस्या निदान हेतु, क्रिया हेतु भौतिक और अभौतिक साधनों पर विचार करना। भाई सीधी सी बात है कि आपको समाज में घरेलू हिंसा से निपटना है, या वृद्ध लोगों की समस्याएं, कि वृद्धावस्था में जो लोग असहाय महसूस करते हैं, या किसी कारणवश अगर वह अपंग है या अन्य जो विकृतियाँ होती हैं उनसे वह संदर्भित हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो भी एक सोशल वर्कर है तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा यही कार्य किया जाता है कि जब समस्या का निदान किया जाता है, तो समस्या के निदान के समय भौतिक और अभौतिक साधनों को देखा जाता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, हम इसको मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरीके से समाज में लोगों को ठीक करेंगे, या कौन कौन से साधन, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, स्वैच्छिक संगठन है या निजी संस्था है या सार्वजनिक संस्थाएं, या योजनाओं के माध्यम से सरकार इनका प्रयास करी, तो उन सारी चीज़ों को खोजना, उनको व्यवस्था करना, ठीक है। और क्या है कि जैसे साधनों और समस्याओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास साधन है समस्या के निदान हेतु, उनका अध्ययन करना, प्लस जो लिटरेचर है उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई भी समस्या है, तो उस समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से समाज में साधन है, किस तरीके से उस समस्या का निदान किया जा सकता है, और उस पर अगर कोई बुक है या लिटरेचर है या साहित्य है, तो उस चीज़ का अध्ययन करना। तो ये आधारभूत 5 तत्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक क्रिया जो सोशल एक्शन होता है उसके जो विशेषताएं होती हैं उनको देख लेते हैं कि सामाजिक क्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट ही है कि संगठित समूहों सामूहिक प्रयासों से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, सोशल एक्शन क्या है, समाज में लोगों की अगर कोई समस्या है तो सभी लोग मिलजुल कर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उस समस्या से निपटने के लिए, ठीक है। जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है, ठीक है, घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो महिलाओं को सरकार की तरफ से योजनाओं को बताना होगा कि आप आर्थिक रूप से सशक्त कैसे हों, एक वैचारिक परिवर्तन भी लाना होगा समाज में लोगों के द्वारा, और जब सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, तब उस सामाजिक समस्या का समाधान हो सकेगा।
सामाजिक क्रिया का अभ्यास समाज कार्य की दर्शन अभ्यास की संरचना पर आधारित होता है और ये क्या है कि यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। कहने का मतलब ये है सोशल एक्शन किस पर बेस होता है, यह जो बेस होता है इसका आधार जो होता है वो समाज कार्य का दर्शन और अभ्यास की संरचना पर आधारित होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य इसका जो समाज का सामाजिक क्रिया है तो इसका उद्देश्य बस इतना ही होता है कि सामाजिक न्याय, सभी को न्याय मिले और समाज में लोगों का कल्याण हो, समाज कल्याण को प्राप्त करना या बढ़ावा देना, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि जैसे सामाजिक क्रिया जो सोशल एक्शन है उसके उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो देखिए कल्याण में जैसे लोगों का कल्याण करना है, वो आपका एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, समुदाय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो स्थानीय प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो स्थानीय स्तर होता है, ठीक है, एक प्रांतीय या राज्य स्तर होता है, एक राष्ट्रीय स्तर होता है, तो तीनों बेसिस पर लोगों का कल्याण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है और सामाजिक नीतियों के निर्माण में सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना। इसका मतलब क्या है कि जो सामाजिक नीतियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए समाज में लोगों की भलाई के लिए सरकार बहुत सारी नीतियों का क्रियान्वयन करती है, तो वो जो नीतियाँ निर्माण होता है उसमें सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना कि समाज में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे निपटा जा सकता है, कौन कौन से व्यक्ति इनमें सहयोग देंगे, किस तरीके से समाज के लोगों का हमें सहयोग लेना है। तो इन सारी चीज़ों का पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि सामाजिक आंकड़ों का एकत्रण किया जाता है, सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है कि आखिर एक कम्युनिटी है या समूह है उसमें कितने लोग घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या वृद्ध लोगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इनको देखा जाता है, सूचनाओं का एकत्र किया जाता है। अब देखिए सूचना एकत्रण के तरीके हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो एकत्रण के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक आंकड़ों का एकत्रण करना, उनको कलेक्ट करना और सूचनाओं का विश्लेषण करना। ठीक है, और क्या होता है कि सामाजिक क्रिया में कि नए सामाजिक स्रोतों की खोज करना कि जैसे हम किस तरीके से कौन कौन से तरीके हैं और अन्य नए तरीके कौन कौन से खोजे जा सकते हैं जिनसे लोगों का सामाजिक कल्याण हो सके। ठीक है, जनता का सहयोग प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति के लिए, जिस समूह के लिए या जिस समुदाय के लिए आप कार्य करने जा रहे हैं, अगर वही सहयोग नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, तो फिर आप कैसे समस्या का निदान कर पाएंगे। तो यहाँ पर जनता का सहयोग प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सोशल एक्शन के सिद्धांतों को, जो प्रिंसिपल्स हैं सोशल एक्शन के, उनको अब हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों को। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है, सबसे पहला सिद्धांत ही यही है कि विश्वसनीयता का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि जो एक नेता है जो समाज कल्याण कार्य कर रहा है तो उसका क्या है, उस चीज़ का नेतृत्व के प्रति जन विश्वास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अन्ना हजारे ने सामाजिक परिवर्तन, भाई भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और गरीबी को मिटाने के लिए, हर तरीके से लोगों का कल्याण करने के लिए अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया, तो लोगों का विश्वास हुआ ना, लोग उनके साथ आए ना। तो कहने का मतलब यह है कि नेतृत्व के प्रति जन विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, विश्वसनीयता का सिद्धांत यह कहता है। ठीक है, और जन आंदोलन की जानकारी होनी चाहिए लोगों को। अब ऐसा ना हो कि आपने अपने घर में ही सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लीं, तैयार करने के बाद आप आंदोलन पर निकल पड़े, किसी को पता ही नहीं चला कि आप किस लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, कौन सा विषय है, कौन से इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी अगर जो लोग हैं उनको नहीं होगी तो फिर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, वैधता का सिद्धांत। वैधता का सिद्धांत क्या कहता है कि आंदोलन नैतिक और सामाजिक रूप से सही होना चाहिए। अब ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए कि आप गलत चीज़ों के खिलाफ में, जैसे आप घरेलू हिंसा पर, एक घरेलू हिंसा कानून बना है, अब उसी के विरोध में आप मतलब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, समाज के लोग कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अब वृद्ध लोगों के लिए कोई योजना चलाई गई या कोई कानून बनाया गया, अब
वृद्ध लोग या लाचार लोग जो हैं, बच्चे हैं, अब उनके लिए कोई कानून बना, अब उसके विरोध में आप उतर रहे हैं, तो आपको कभी वैधता मिलेगी? आपको समाज से स्वीकृति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि वैधता का सिद्धांत यही कहता है कि आंदोलन नैतिक रूप से सही होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी सही होना चाहिए, समाज के लिए बेहतरी का होना चाहिए, ना कि समाज को पतन की ओर ले जाने के लिए होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे नाटकीकरण का सिद्धांत, कहने का मतलब ये जो आंदोलन है उसको नाटकों के माध्यम से, कार्यक्रम को इतना इंटरेस्टिंग बनाना, जनता को प्रस्तुत करना कि जनता को आसानी से समझ में आ जाए, समझने के बाद जनता उस चीज़ को फॉलो करे और आपके साथ मिलकर जो एक सामाजिक क्रिया है उसमें सहयोग करे। तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, नाटकीकरण का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत क्या है? बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत। तो देखिए, बहुआयामी जो रणनीति होती है, तो इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे शिक्षा के द्वारा प्रदर्शन करना, कि जैसे जो सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया के द्वारा, ठीक है, जो समस्याएं हैं उनका आप शिक्षा के द्वारा, जैसे आप वीडियोस के माध्यम से, पंपलेट्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और क्या है कि समझाने की रणनीति कहलाती है, सुगमता की रणनीति होती है और शक्ति की रणनीति होती है। ये तीनों चारों रणनीतियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आप सभी आयामों पर जो एक नेतृत्व करता है उसका सहयोग करें, समस्या निदान में एक सोशल वर्कर जो है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका सहयोग करें। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए, जो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे चिपको आंदोलन हुआ, तो उसके लिए भाई कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए। अब जागरूकता ही नहीं होगी तो आप कार्यों को किस तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझाने की रणनीति, आप किस तरीके से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होना चाहिए। सुगमता की रणनीति क्या होनी चाहिए कि आप सोच कर देखिए कि आंदोलन के लिए ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो उतना सक्षम ही नहीं है, और जब सक्षम नहीं होगा तो वह आगे किस तरीके से कार्यों को कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शक्ति की रणनीति क्या कहलाती है? शक्ति की रणनीति यही कहलाती है कि आप लोगों के अंदर ऐसी शक्ति को जागृत करें जिससे वह आंदोलन में भाग लेने और समस्या निराकरण के लिए खुद उत्सुक होकर आएं। ठीक है, तो ये चारों तरफ से जो पीड़ित व्यक्ति हैं या जो समूह है, समुदाय है, उनके लोगों को मतलब अपने साथ आंदोलन में लेने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत। तो देखिए प्रिंसिपल्स भी, जब पांचवा प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि देखिए सामाजिक कार्यक्रम भी होने चाहिए, आर्थिक कार्यक्रम भी होने चाहिए और रणनीतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए। देखिए सामाजिक कार्यक्रम का क्या मतलब है? सामाजिक कार्यक्रम का ये मतलब है कि आपको समाज के अनुसार अपने कार्यक्रमों को बनाना है, समाज की भलाई के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करना है। और अगर कोई एक वृद्ध लोग हैं समाज में, तो उनके भले के लिए, उनके जो बीमा है, बीमा के लिए, मतलब जैसे एक इंश्योरेंस जो होता है ना, तो उसको सुनिश्चित करना, या मिनिमम आय को सुनिश्चित करना जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, रणनीति एक कार्यक्रम, एक रणनीति के तहत कार्यक्रमों को बनाया जाना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने स्टेप्स को आगे फॉलो करते जाएंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। तो ये आपकी बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सामाजिक क्रिया के प्रारूप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रारूपों को देख लेते हैं। कि जैसे इसमें देखिए जो सामाजिक क्रिया का प्रारूप होता है तो उसमें लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य बस इतना ही होता है, सामाजिक न्याय को स्थापित करना, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, मानव के जो खुद के अधिकार हैं, जो उनको मानव के अधिकार मिले हैं, उनका संरक्षण करना। अब देखिए पहला प्रारूप क्या है? पहला प्रारूप कहता है सामाजिक क्रिया का प्रारूप। सामाजिक क्रिया का प्रारूप क्या मतलब है कि विधायी, एक होता है विधायी प्रारूप और दूसरा होता है स्वीकृति का प्रारूप। तो विधायी प्रारूप में क्या आता है कि जैसे कल्याण करना, लोगों का क्या, लोगों का कल्याण करना, मानवता को बढ़ाना और एक सामाजिक न्याय की स्थापना करना।
कि जैसे हमारे यहाँ विधायी प्रारूपों में जब हम लोग बात करते हैं तो सरकार के द्वारा क्या बनाया गया है, कानून बनाए गए हैं, दहेज निषेध एक्ट बनाया गया, बाल श्रम निषेध एक्ट बनाया गया है। तो ये एक विधायी प्रारूप बताता है कि अगर आप यह कार्य करेंगे तो आपको इतनी सजा, ये सजाएं आपको मिल सकती हैं। ये होता है विधायी प्रारूप। दूसरा क्या है, इसी में ही स्वीकृति का प्रारूप। तो स्वीकृति का जो एक्सेप्टेंस का जो प्रारूप होता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे समाज में लोग संस्था, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों पर नियंत्रण करना, ठीक है, समुदाय को शिक्षित करना। कि जैसे स्वीकृति का मतलब यह है कि जैसे जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ, कास्ट सिस्टम जो है उस पर लोगों को क्या है, संस्थाओं के द्वारा जितनी भी हमारी धार्मिक संस्था है या सामाजिक संस्थाएं या सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, तो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जो जाति व्यवस्था है उसके स्वरूप को, ठीक है, स्वीकृति करना, प्रारूप को स्वीकृत करना, ठीक है, जो भी सामाजिक समस्या है उस पर। तो यह स्वीकृति का सिद्धांत कहलाता है। तीसरा क्या है, प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप। प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप के अनुसार क्या होता है, इस प्रारूप में क्या एक्शन लिए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई अन्याय होता है किसी के साथ में, जैसे मान लीजिए निर्भया कांड था, तो उस कांड में बहुत सारे लोग निकल कर आए थे, सड़कों पर सपोर्ट कर रहे थे उस लड़की को जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ था। और अभी देख सकते हैं कि उन्नाव रेप जो केस हुआ है, ठीक है, कोड लिख गया है उन्नाव रेप केस या कांड, ठीक है, उन्नाव रेप कांड जो हुआ है, तो जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से उस आंदोलन में शामिल होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग देखते भी होंगे कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से जो कैंडल मार्च होता है उसको निकालते हैं। हर तरीके से जो पीड़ित व्यक्ति है, समाज में जो चेतना जागृत हुई है उसको और तेजी लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप कहलाता है। अब देखिए कुछ और कार्यक्रम होते हैं कि जैसे दूसरे प्रारूप में हम लोग देखते हैं कि लोकप्रिय सामाजिक क्रिया प्रारूप। तो लोकप्रिय सामाजिक क्रिया प्रारूप में क्या होता है कि जैसे चेतना जागरण प्रारूप। चेतना जागरण प्रारूप का क्या मतलब होता है कि इसमें सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों की सहायता से प्रचार प्रसार किया जाता है। लोगों में क्या है, चेतना का प्रसार किया जाता है। जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं और बहुत बड़े जैसे मेधा पाटकर हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, तो ये लोग लोगों में एक जागरूकता फैलाते हैं समस्या के प्रति। जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं तो बचपन बचाओ अभियान के तहत जो बालिकाएं हैं उनको संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और उनका हर तरीके से विकास की सुनिश्चित करते हैं। तो ये क्या है, चेतना जागरण प्रारूप का मतलब यह है कि लोगों में, समूह में, समुदाय में जो एक चेतना जागरण होती है उनके अंदर एक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है कि प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप। तो इसका क्या मतलब है कि नेतृत्वकर्ता द्वारा जनता के सहयोग से वर्तमान की समस्या से एक सामाजिक आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप में क्या होता है कि जैसे अन्ना हजारे जी का आंदोलन लोकपाल हेतु लाया गया था, तो ये क्या है, लोकप्रिय, मतलब लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गया, ठीक है। इस आंदोलन का सपोर्ट भी बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये आपका जो था सामाजिक क्रिया के प्रारूप को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिए सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सामाजिक क्रिया की रणनीतियों को अब हम लोग देखते हैं कि जैसे पोर्टर ली ने 3 रणनीतियाँ बताई हैं। विशिष्ट योजना, रूपरेखा, ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं। विशिष्ट योजना जो बनाई जाती है, रूपरेखा जो बनाई जाती है, तो यह कल्याण के लिए बनाई जाती है, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो इन जो सोशल जो सामाजिक क्रिया की रणनीति है, तो उसमें सोशल एक्शन की जो एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी रणनीतियाँ होती हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पहली रणनीति क्या है, सहभागिता की रणनीति। सहभागिता का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि जो स्थानीय अन्य अधिकारी हैं उनका सामाजिक नीति हेतु सहयोग प्राप्त करना। अब जैसे आप हैं एक
सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब आप क्या करेंगे, आप अगर शासन प्रशासन से सहयोग नहीं लेंगे तो उतना कारगर नहीं साबित होगा, आप उनको भी शामिल करिए। ठीक है, जो शासन प्रशासन के व्यक्ति हैं। रणनीति में क्या होता है, रणनीति में प्रचार होता है, सामाजिक समस्या का परिचय होता है और उससे लोगों का परसुएशन भी किया जाता है कि उससे लोग सीखते भी हैं, उसी को चीज़ को अपनाते हैं। ठीक है, और शिक्षा तकनीकी के माध्यम से लोग सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली रणनीति कहलाती है सहभागिता की रणनीति। दूसरा क्या है, प्रतिस्पर्धा की रणनीति। प्रतिस्पर्धा की रणनीति का क्या मतलब है कि जैसे परिवर्तन लाने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रचार प्रसार खूब किया जाता है और दबाव पर सरकार पर क्या है, सरकार पर जो दबाव है, एक प्रेशर डाला जाता है। जैसे किसान आंदोलन, बहुत सारे किसान आंदोलन किसानों की बेहतरी के लिए लोग चलाते हैं किसान आंदोलन। ठीक है, तो यह एक प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, आप सरकार से कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उस पर प्रेशर डालकर अपनी जो नीतियां हैं या जो आप बात करना चाहते हैं या जो कानूनों में संशोधन करवाना चाहते हैं या किसानों की भलाई के लिए जो कार्य करवाना चाहते हैं उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी रणनीति है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की रणनीति। और तीसरी रणनीति कौन सी है, व्यवधानात्मक रणनीति। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक विरोध किया जाता है। जो सरकार की नीतियां हैं और उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, तो उन चीज़ों का बिल्कुल हर तरीके से व्यवधान उत्पन्न किया जाता है इस रणनीति में। तो पहला, अगर व्यवधानों की बात करेंगे तो व्यवधान किस तरीके से आप लगाएंगे, जो सामाजिक नीतियाँ हैं। ठीक है, तो हड़ताल करते हैं और उस नीति का बहिष्कार किया जाता है, यातायात को रोका जाता है, जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाता है, कहा जाता है कर नहीं देना है, कर की अदायगी नहीं करनी है। तो ये आपके व्यवधानात्मक रणनीति जो होती है उसके यह उपकरण हैं। ठीक है, अगला क्या है, सामाजिक पैरवी। अब देखिए सामाजिक पैरवी का क्या मतलब होता है। सामाजिक पैरवी एक विशिष्ट पद्धति है और इसमें क्या है, लोक कल्याणकारी आदर्शों को व्यवहार में लागू किया जाता है। ढंग क्या होता है, ढंग अगर देखेंगे, एक तरीके को देखेंगे तो इसमें लॉबिंग की जाती है। लॉबिंग का मतलब क्या है, लॉबिंग का मतलब ये है कि आप समान विचारों वाले लोगों को अपने साथ में लेते हैं और जो सामाजिक नीति बन रही है, नीति निर्माण हो रहा है, उस पर एक दबाव डालते हैं। दबाव डालने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए जो अच्छा हो सकता है उसको क्रियान्वित कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग का मतलब ये क्या है कि आप लोगों का समूह बनाते हैं, एक संगठनात्मक क्रियात्मक संगठन का निर्माण करते हैं। और गठबंधन का क्या मतलब है, गठबंधन का मतलब यही है कि लोक शक्ति को प्रेरित करता है कि भाई सीधी सी बात है, 10 लोग अगर वही कार्य करेंगे और वही 1000 लोग अगर सड़कों पर निकलेंगे तो अलग अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो ढंग हैं सामाजिक पैरवी के, भाई किसी न किसी समस्या के प्रति समाज में लोगों का अपना खुद का एक ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन के प्रति, ठीक है, जितने लोग सपोर्ट करते हैं, वकालत करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, इस चीज़ पर कानून बनना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग पर बहुत से लोग सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। ठीक है, लॉबिंग करके, लॉबिंग का मतलब एक साथ आना। ठीक है, और एक समूह का निर्माण करना। ठीक है, समूह का निर्माण करने का मतलब ये है कि एक नेटवर्किंग क्रियात्मक संगठन बनाना, उस संगठन के माध्यम से लोक शक्ति को प्रेरित किया जाता है गठबंधन के माध्यम से। ठीक है, और लॉबिंग जो एक दबाव समूह होता है, वो दबाव समूह जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर एक कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं को देखते हैं तो कमज़ोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना, मानव अधिकारों का संरक्षण करना, समावेशी नीति के विकास के लिए तेज निर्माण करना। भाई सीधी सी बात है, जो मैंने बताया ना कि कानून बनाया जाता है। कानून बनाने के लिए जैसे जो समस्या है, समस्या के निदान है तो एक कानून बनाना, जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है हमारे यहाँ, तो उस पर एक कानून बनना चाहिए। ठीक है, जिससे जो मानव अधिकार हैं उनका संरक्षण हो सके और कमज़ोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सामाजिक नीति के विकास के लिए तेज रूप से निर्माण करना। ठीक है, एक तंत्र का निर्माण करना। ठीक है, अगला क्या है, जन कल्याण हेतु नीतियों के निर्माण के लिए सुझाव देना।
तो भाई जो एक प्रेशर ग्रुप होते हैं तो वो यही तो कार्य करते हैं ना, कि जन कल्याण हेतु नीतियों के निर्माण के लिए सुझाव देते हैं और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए लॉबिंग क्या होती है। लॉबिंग का मतलब यह है एक प्रेशर ग्रुप नीतियों के निर्माण में अपना प्रभाव डालते हैं। नेटवर्किंग का क्या मतलब है, एक नेटवर्क का विकास करना, एक गठबंधन का विकास करना जिससे लक्ष्य की ओर केंद्रित हो सके। ठीक है, तो ये आराम से अच्छे से समझ रहे हैं। सामाजिक पैरवी करने वाले जो लॉबिंग करने वाले संस्थाएं होती हैं, कि जैसे एक ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ठीक है, तो ये क्या करती है, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करती है और सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य भी करती है। जब लोग सपोर्ट करते हैं, लोग उस चीज़ की पैरवी करते हैं कि हाँ नहीं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या है, जैसे मान लीजिए कैलाश सत्यार्थी जी वो कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो आंदोलन अगर चलाना चाहें तो आंदोलन बिल्कुल चला सकते हैं। ठीक है, और लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। और लॉबिंग के बाद नेटवर्किंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का प्रस्तुतिकरण संगठन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं सर्वोदय का सिद्धांत। देखिए सर्वोदय का सिद्धांत जो है वो क्या चीज़ है और समाज कार्य में इन चीज़ों का उपयोग क्या है। ठीक है, तो जॉन रस्किन ने एक बुक लिखी थी अनटू द लास्ट, तो इसमें सर्वोदय की चर्चा की गई है और बताया गया है कि यह एक जीवन जीने की कला है जो कि जन्म, अहिंसा, प्रेम पर आधारित है। ठीक है, अब जो सर्वोदय का सिद्धांत है जो जॉन रस्किन ने दिया था, उसी चीज़ को गांधी जी ने अपने विचारों में उन चीज़ों को बताया। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा में जो सर्वोदय का सिद्धांत है उसका क्या मतलब है, मानव जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक पहलुओं पर विचार करना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सर्वोदय का मतलब यह है सभी का उदय। ठीक है, सभी की भलाई करना, सभी का संपूर्ण कल्याण करना। ठीक है, बल क्या देता है, अयोग्य को योग्य बनाने पर, निर्भर, जैसे कोई एक किसी व्यक्ति पर निर्भर व्यक्ति है तो उसको आत्मनिर्भर बनाने में, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में, कि वह अपने कार्य खुद कर सके, और जो अयोग्य व्यक्ति है उसको योग्य बनाने पर सर्वोदय का सिद्धांत बल देता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, लक्ष्य क्या है, कि जैसे जो सर्वोदय का सिद्धांत है तो उसके लक्ष्यों को देख लेते हैं कि लक्ष्य कौन कौन से। तो जो राजनीतिक लक्ष्य हैं, राजनीतिक लक्ष्य का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक नीति होती है उसमें स्वतंत्रता, आत्मनुशासन, कर्तव्य पालन, इन सारे चीज़ों का समावेश होना चाहिए। जो एक सार्वजनिक नीति या सरकार के द्वारा कोई भी नीति बनाई जाती है तो उसमें इन सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। ग्राम स्वराज की स्थापना करना, विकेंद्रीकरण। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे जो पावर्स है और जो अधिकार हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लोगों में थोड़े थोड़े अधिकार बांटने चाहिए, और शासन जो व्यक्ति को अनुशासित करता हो, ऐसा शासन चाहिए जो व्यक्ति को अनुशासित करता हो, ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति को अनुशासनहीन बना दे। आर्थिक, दूसरा जो लक्ष्य है आर्थिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य कहा जाता है। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि श्रम करने वाला ही खाएगा, यह इस तरीके की बातें कहता है सर्वोदय सिद्धांत। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत जो कहता है कि आप काम करके खाइए, ऐसे मुफ्त में मत खाइए। ठीक है, ट्रस्टीशिप की स्थापना की बात करता है। ट्रस्टीशिप का मतलब यह है कि आपके पास में, जैसे मान लीजिए सरकार है तो सरकार के पास में बहुत सारे पूरे देश के संसाधन हैं, तो उनका वह रक्षक है। ऐसा ना हो कि उन्हीं का वह दोहन करने लगे, नहीं, समाज की भलाई के लिए उन चीज़ों की रक्षा करना, एक ट्रस्ट के तरीके से जो संसाधन है, जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उन चीज़ों की रक्षा करता है। अनावश्यक संग्रहण ना करने की बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक संग्रहण नहीं करना है। ठीक है, और क्या बात कही जाती है कि जैसे भूदान, श्रमदान। भूदान का मतलब क्या है, भूदान का मतलब बस इतना ही है कि जो भूमि का है उसको दान करना। ठीक है, श्रमदान का मतलब यह है कि आप अपने कार्य के द्वारा, जैसे आप एक दिन के लिए अपना श्रमदान करते हैं, कार्य को किसी दूसरे के लिए दान कर देते हैं।
ठीक है, पूरा दिन आपने काम किया किसी दूसरे के लिए, तो यह श्रमदान कहलाता है। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए, विकास में सहयोग किया जाना चाहिए और समाज में शोषण और संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके आर्थिक विकेंद्रीकरण के तहत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सामाजिक लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, तो सामाजिक लक्ष्यों में की जब बात कही जाती है सर्वोदय सिद्धांत के तहत, तो इसमें बात कही जाती है सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य करना। आपका जो एक लक्ष्य होना चाहिए, जो लोगों का, समूह का, समुदाय का, एक्टिविस्ट का, इन सबका एक लक्ष्य होना चाहिए जो सामुदायिक, समुदाय में जो लोग रहते हैं, राज्य के लोग जो रहते हैं, उनके बीच में सद्भाव के लिए आप हमेशा कार्य करें। जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की बात कही जाती है। समानता बंधुत्व की बातें इस सिद्धांत में कही जाती हैं और समानता बंधुत्व को स्थापित करने की बात कही जाती है। ठीक है, जाति समाज में नहीं होनी चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए, ये आप उच्च वर्ग के हैं, ये मध्यम वर्ग के हैं, ये निम्न वर्ग के हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो समाज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, नैतिक लक्ष्य बात कहे जाते हैं। तो सर्वोदय के सिद्धांत के नैतिक लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। व्यक्ति का क्या है, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास होना, भाई उन जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर नैतिक मूल्य जो होते हैं उनका विकास होना चाहिए। साधन और साध्य दोनों शुद्ध होने चाहिए और नैतिक मूल्यों का अच्छी तरीके से व्यक्ति के अंदर विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सर्वोदय के सिद्धांत में कही जाती हैं। इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये लेक्चर आज आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे लेक्चर में हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग सेकंड पेपर पर चलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जीएस का और सोशल वर्क का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।